नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद जूही पे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 26 दिसंबर 2025 के विज्ञान के प्रश्न को। ये प्रश्न आपकी हाल फिलहाल में जो परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी की चल रही है, इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न कि जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो वह अवक्षेपित हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है या अभिक्रिया नहीं करती। सही जवाब है विकल्प सी कि कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन से उसे विस्थापित कर देती है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु स्वयं लवण विलयन में घुलकर अपने लवण का निर्माण करती है। यह सिद्धांत धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित है। ठीक है। जिंक जो है, जिंक तांबे के लवण विलयन से तांबे को विस्थापित कर देता है। जिंक घुलकर जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न, 12 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु इस प्रकार स्थित है कि भूमि के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। यदि G = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो या मान लें तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है होगा। तो देखते हैं इसका हल क्या है। विकल्प डी 4 मीटर। समझते हैं कैसे। 12 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु इस प्रकार से स्थित है कि भूमि के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 480 जूल। अब यदि G = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान ले तो वस्तु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र हो जाएगा PE = mgh। तो PE कितना है? 480, यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 480। M कितना है? 12 केजी। G कितना? 10। H आपको निकालना है तो H निकल के कितना आ जाएगा? 4 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कि ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण संग्रहित होती है। यह ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई h पर निर्भर करती है। तो उसका सूत्र क्या होता है? PE = mgh। अगला प्रश्न देखें, वह कौन सी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही समय में लेकिन एक निश्चित पंक्ति या स्थानिक विन्यास में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है? एक सस्यन, सस्यावर्तन, अंतरराष्ट्रीयन या फिर मिश्रित सस्यन। इंग्लिश में मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, इंटरक्रॉपिंग, यानी अंतर सस्यन। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलें एक ही भूमि पर एक समय में और निश्चित पंक्ति विन्यास में उगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मक्का प्लस अरहर की फसल का पंक्ति में विन्यास में उगाया जाना, ये क्या होगा? अंतर सस्यन कहलाएगा। इसका उद्देश्य भूमि, जल, पोषक तत्वों, प्रकाश और स्थान का अधिकतम उपयोग करना है। यह पद्धति जोखिम को कम करती है क्योंकि यदि एक फसल को नुकसान हो तो दूसरी फसल लाभ दे सकती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तथा खरपतवार और कीट प्रकोप में कमी आती है। तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, यानी कि एक समय में एक ही भूमि पर जो है कि निश्चित पंक्ति विन्यास में दो फसलों को एक साथ उगाया जाना। अगला प्रश्न, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होगा? विकल्प है कि यह भ्रूण बन जाता है, यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है, यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है, यह 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। सही जवाब है विकल्प सी, यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर विघटित हो जाता है। मादा के अंडाशय में प्रत्येक माह एक परिपक्व अंडाणु बनता है। यदि अंडाणु का
शुक्राणु से निषेचन नहीं होता तो यह निषेचित नहीं होता है, और निषेचित न होने के पर अंडाणु लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इसके बाद यह विघटित हो जाता है और शरीर से बाहर निकल आता है। निषेचित अंडाणु ही भ्रूण बनाता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य 0.5 m और आवृत्ति 680 हर्ट्ज है। ध्वनि की चाल कितनी होगी? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, 340 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे? तो सूत्र क्या होता है, तरंगदैर्ध्य कितना दिया गया है 0.5 मीटर, आवृत्ति कितनी है 680 हर्ट्ज। सूत्र होता है v इक्वल टू लेमडा एफ, यानी कि लेमडा का मान यानी तरंगदैर्ध्य कितना है 0.5 और आवृत्ति कितनी है 680। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों में संघनन और विरलन होते हैं। ध्वनि की चाल v इक्वल टू तरंगदैर्ध्य गुणे आवृत्ति होती है, यानी कि v इक्वल टू लेमडा एफ। अगला प्रश्न देखें, हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ये किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, पास्कल के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत या न्यूटन के प्रथम नियम? सही जवाब है विकल्प सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापने के लिए यह उपकरण प्रयुक्त होता है और ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यह उपकरण द्रव में तैरता है और विभिन्न घनत्व के द्रवों में अलग अलग गहराई तक डूबता है। हाइड्रोमीटर का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अनुसार किसी द्रव में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावक बल कार्य करता है और जब उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो जाता है तो पिंड जो है वो संतुलन में तैरता है। अगला प्रश्न देखें कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? वक्रता केंद्र पर, वस्तु की समान दिशा में, f और 2f के बीच या अनंत पर? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, अनंत पर। उत्तल लेंस समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है जिसे हम फोकस कहते हैं, और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो लेंस से निकलने वाली किरणें समानांतर हो जाती हैं। समानांतर किरणें कभी मिलती नहीं हैं, इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक विस्तारित होता है। इस स्थिति में लेंस की दूसरी ओर कोई स्क्रीन रख देने पर भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता प्रदर्शित करती हैं। परिणाम निम्नलिखित में से किसका संकेत देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया थकान का कारण बनती हैं, कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कोशिका विभाजन रुक जाता है? तो सही जवाब है आपका सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो व्यायाम के बाद पेशी कोशिकाएं अधिक माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता को प्रदर्शित करती हैं और इसके परिणाम जो है कि उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। यह भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के दौरान कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता बढ़ जाती है जिससे ऊर्जा बनती है, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस विकल्प है एक बिंदु होता है जहां अपसारी किरणें मिलती हैं, सदैव अनंत पर होता है, लेंस के पीछे वह बिंदु होता है जहां किरणें अभिसरित होती हैं, वह बिंदु जहां समानांतर किरणें अभिसरित होती हैं। सही जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? तो वह बिंदु होता है जहां समानांतर किरणें अभिसरित होती हैं। उत्तल लेंस क्या है? एक तरह का अपवर्तक लेंस होता है जो किरणों को अभिसारित करता है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
मुख्य फोकस उत्तर लेंस के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित होती है और प्रत्येक फोकस की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? स्थिर तापमान पर अवस्था के परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, गतिज ऊर्जा या विशिष्ट ऊष्मा? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव में परिवर्तन पर ऊर्जा अवशोषित होती है। इस अवशोषित ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं और गुप्त ऊष्मा का कोई तापमान वृद्धि करने पर उपयोग नहीं होता। गुप्त ऊष्मा के दो प्रकार हैं, एक है विलयन की गुप्त ऊष्मा और एक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक पुटिकाओं में उत्पाद के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? राइबोसोम, रसधानी, क्लोरोप्लास्ट या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी सम्मिश्रण? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गोल्जी सम्मिश्रण यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य है उत्पादों का भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग करना। यह पुटिकाएं बनाकर इन्हें कोशिका के बाहर या अन्य भागों तक भेजता है। प्रोटीन तथा लिपिड जैसे पदार्थ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संशोधित होते हैं। यह एकल झिल्ली से घिरा होता है और चपटी थैलियों का बना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? उत्पाद का भंडारण, उत्पादों का संशोधन, उत्पादों का पैकेजिंग, पुटिकाएं बनाना, पदार्थों की निर्यात प्रक्रिया। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक और विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक का सही वर्णन करता है? वोल्ट, जूल, वाट, किलोवाट घंटा, वाट या वाट जूल? तो आपको बताना है विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक और विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक का सही वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो विकल्प बी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। और 1 वाट वह शक्ति होती है जो 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड की दर से व्यय करती है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। व्यवहारिक रूप में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है और 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट शक्ति के 1 घंटे तक प्रयोग करने पर व्यय होती है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m वाले किसी पिंड पर बल F कार्य करता है जिससे त्वरण A उत्पन्न होता है। यदि यही बल द्रव्यमान 2m वाले किसी पिंड पर कार्य करे तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? सही जवाब है आपका विकल्प डी, A/2। न्यूटन का द्वितीय नियम, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सूत्र क्या है? F = ma। यदि बल स्थिर है तो त्वरण का मान द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के बढ़ने पर समान बल के कारण उत्पन्न त्वरण कम हो जाता है। यह नियम दैनिक जीवन की अनेक स्थितियों में लागू होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? विकल्प है कि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, 7 के बराबर, 7 से अधिक या 7 से कम। तो सही जवाब हो जाएगा क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। pH मान कितना होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। यदि pH मान 7 है तो विलयन उदासीन, pH मान यदि 7 से कम है तो विलयन अम्लीय और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, असंतुलित बल के कारण कौन सी राशि परिवर्तित होती है? द्रव्यमान, घनत्व, वेग, समय? तो सही जवाब है आपका विकल्प सी, वेग। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो उसकी गति की अवस्था बदल जाती है और वेग किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों को बताता है। असंतुलित बल के कारण वस्तु की चाल बदल सकती है और इसके कारण वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। असंतुलित बल वेग में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या,
सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या या द्रव्यमान और आवेश के बीच के अंतर। सही जवाब है विकल्प सी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या प्रत्येक तत्व के लिए निश्चित होती है, इसी के आधार पर तत्व की पहचान होती है और तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को निर्धारित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा साथ ही उसका अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा? विकल्प है कि यह मूल प्रतिरोध के आधे तक घट जाता है, यह मूल प्रतिरोध के समान ही रहता है, यह मूल प्रतिरोध से 4 गुना हो जाता है या फिर यह मूल प्रतिरोध के 2 गुना कर देता है। सही जवाब है कि यह मूल प्रतिरोध के समान ही रहता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R = P × L/A, जहाँ L लंबाई, A क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल। यहाँ P क्या है? चालकता, जो पदार्थ का स्थिर गुण होता है। तो यदि L दोगुनी हो और A भी दोगुना हो तो L/A का मान समान रहता है और प्रतिरोध का मान भी अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ता द्वारा आच्छादित है? विकल्प है चौथा पोषण स्तर, पहला पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर या दूसरा पोषण स्तर। सही जवाब है विकल्प ए, चौथा पोषण स्तर, यानी कि 4th ट्रॉफिक लेवल। पोषण स्तर परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर होता है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में प्रवाहित होती है। उत्पादक यानी कि हरे पौधे हमेशा पहले पोषण स्तर में होते हैं और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे पोषण स्तर में और तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः मांसाहारी होते हैं जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक जनन में निषेचन के महत्व का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? विकल्प है कि यह भ्रूण के निर्माण में सहायक होता है, यह मादाओं में अंडों की संख्या बढ़ाता है, यह प्रजनन पथ को शुद्ध करता है, यह गर्भाशय को ऋतुस्राव के लिए तैयार करता है। सही जवाब है विकल्प ए, यह भ्रूण के निर्माण में सहायक होता है। तो निषेचन क्या है? तो जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु का जब संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण का निर्माण यानी एम्ब्रियो बनाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों कथनों का संदर्भ लेते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और कथन बी है कि सोना और प्लेटिनम भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सही जवाब है आपका विकल्प सी, दोनों ही कथन क्या हैं? गलत हैं। केवल धातुएं जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें कहा है कि अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा है, सक्रिय धातु में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा आदि शामिल है। कम सक्रिय धातु जैसे कि तांबा सांद्र अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता। सोना और प्लेटिनम अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अतः हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। इसलिए दोनों ही कथन क्या है? गलत है। 22 नंबर प्रश्न है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान पद का क्या अर्थ है? विकल्प है, एक सह संयोजक यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, यौगिक के एक मोल में परमाणुओं का कुल द्रव्यमान,
एक परमाणु में एकल प्रोटॉन का द्रव्यमान या यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी आयनिक या सहसंयोजक यौगिक की एक सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, वहां न्यूनतम इकाई सूत्र इकाई होती है। इसकी इकाई क्या है? यू द्रव्यमान एकक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? विकल्प है रेत और लोहा, वायु, तेल और जल, जल और बर्फ। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, वायु। समांगी मिश्रण में मिश्रण के घटक समान रूप से मिले होते हैं और एक ही अवस्था में होते हैं। समांगी मिश्रण को सभी भागों में एक समान संघटक होता है। वायु गैसों का समांगी मिश्रण है जो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से मिलकर के बना होता है। समांगी मिश्रण के घटक को साधारण भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों की विशिष्ट विशेषता नहीं है? विकल्प है ये संततियों की विशेषता में भिन्नता दर्शाते हैं, इन्हें परागण की आवश्यकता नहीं होती, ये बीज से उगने वाले पादपों की तुलना में पुष्प और फल जल्दी देते हैं, ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? नए पादप बिना बीज के बनते हैं। इसमें प्रजनन वनस्पति के कायिक अंगों जैसे कि जड़, तना तथा पत्ती आदि से होता है। तो किस किस में कायिक प्रवर्धन हो सकता है? आलू, गन्ना, ब्रायोफिलम और प्याज। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करना, बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना, हृदय गति और प्रजनन को नियंत्रित करना, या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करना। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करना। पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करते हैं। पोषण से प्राप्त ऊर्जा जीवन क्रिया के संचालन के लिए आवश्यक होती है। जीवों को पोषण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण से मिलता है। पोषण के विकास, मरम्मत और शरीर के रख रखाव में सहायक होता है और इसका उद्देश्य है शरीर को ऊर्जा देना और स्वस्थ बनाए रखना। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे आपने टोटल 25 क्वेश्चन को देखा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।